जंगल में ऊंचे पेड़ पर बिजली का भी बैठी हुई थी। वो चिड़िया के घर से निकलते हुए धुएं को देख रही थी। आग जल रही है। लगता है चिड़िया आज कुछ खास बना रही है। जरा जाकर देखती हूँ। बिजली कभी ऊंचे पेड़ से उड़ती है और चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। मानो मानो चिड़िया मेरी बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन, आप बताएं आप यहाँ कैसे आई हैं? प्यास, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, यहाँ से गुजर रही थी। सोचा अपनी बहन मानो चिड़िया से एक गिलास पानी लेकर पी लेती हूँ। बिजली, तुम नदी से तो ऊपर उड़कर आई हो, फिर वहीं से पानी भी पी लेती। वो मैं भूल गई थी। यहाँ आकर मुझे याद आया कि मैं तो प्यासी हूँ। मानो चिड़िया घर में जाती है और मटके से पानी डालने लगती है। मटके में पानी नहीं था। मटके में तो पानी खत्म हो गया है। बच्चे भी खेल कर आने ही वाले होंगे, वो भी पानी मांगेंगे। बिजली, बिजली बहन अंदर आ जाइए। बिजली का भी जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर आ जाती है। बिजली बहन, मटके में पानी खत्म हो गया है, आप थोड़ी देर मेरे घर में बैठ जाएं, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। बिजली का भी तो खुशी से उछलने लगती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं बैठूंगी। फिर मानो चिड़िया अपना मटका उठाकर वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बिजली का भी जल्दी से चिड़िया की रसोई में चली जाती है। चूल्हे पर आलू मटर वाले चावल पके हुए थे। बिजली, वाह रे वाह तेरी किस्मत, पूरी हंडिया मिल गई आलू मटर वाले चावलों की। मैं ये पूरी हंडिया चुरा कर ले जाती हूँ, मेरे साथ मेरे पति भी खा लेंगे। बिजली कभी चावलों वाली हंडिया उठाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। मानो चिड़िया नदी से पानी का मटका भरती है और घर को वापस लौटती है। अरे, ये बिजली कभी कहाँ चली गई? मीना और बबलू, क्या आपने बिजली आंटी को देखा है? मामा, जब हम दोनों खेलकर वापस आ रहे थे तो बिजली आंटी हमारे घर से एक हंडिया उठाकर जा रही थी। मेरे चावल, मेरे पके हुए चावल ले उड़ी वो कभी। मानो चिड़िया जल्दी से रसोई में देखने जाती है, लेकिन रसोई में चावलों की हंडिया नहीं थी। बिजली, वाह वाह कितनी अच्छी खुशबू है। तुम्हें ये पूरी हंडिया कहाँ से मिल गई? बादल जी, ये आलू मटर वाले चावल मैं चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हूँ। मैंने चिड़िया को नदी से पानी लेने भेज दिया और पीछे से ये पूरी हंडिया ले आई। वाह वाह बिजली, मेरे साथ रहकर तुम भी बहुत होशियार होती जा रही हो। फिर बिजली का भी और बादल का बा मिलकर आलू मटर वाले चावल खाने लगते हैं। बच्चों, आप दोनों यहीं बैठो, मैं अभी उन कौवों के घर से होकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया गुस्से में अपने घर से निकलती है और कौवों के घर की ओर जाती है। कभी, काली कभी, जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बादल जी, चिड़िया आ गई, अब क्या करें? बिजली, मैं ये हंडिया रसोई में छुपाता हूँ और तुम जाकर दरवाजा खोलो। बिजली कभी दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया था, इसलिए जल्दी से मैं तुम्हारे घर से चली आई। बिजली, ये तुम्हारी चोंच में क्या है? क्या खा रही थी तुम? वो तो मुझे रास्ते में से एक फल मिल गया था, वही खा रही थी मैं। बिजली, तुम्हारी चोंच पर तो ये मेरे चावल लगे हुए हैं। बहुत बुरी हो तुम, मैंने अपने बच्चों के लिए चावल बनाए थे और तुम पूरी हंडिया ही उठा कर ले आई। थोड़े से चावल मेरे बच्चों के लिए तो छोड़ आती। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने नहीं चुराए तुम्हारे चावल। काली कभी, तुम्हारे पेट में दर्द हो, आज के बाद मेरे घर की तरफ मत आना। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिजली कभी मुंह लटकाए घर के अंदर चली जाती है। बादल, चिड़िया मुझसे नाराज हो गई, अब वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। बिजली, चिंता ना करो, चिड़िया थोड़ी देर के लिए ही नाराज होती है, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए बादल काबा फिर से आलू मटर वाले चावल खाने लगता है, लेकिन बिजली कभी का मन तो बहुत उदास हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे सारे चावल नहीं चुराने चाहिए थे, मैं आधे ही चुरा लेती। बिजली कभी बात दिल पर लगा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ बिजली कभी आ जाती है। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन, कैसी हो तुम? मानो चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। चिड़िया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
चली जाओ तुम यहाँ से, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिजली का भी दुखी मन के साथ घर जाती है। बादल, चिड़िया मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उसके साथ शरारत तो कर सकती हूँ, लेकिन उसका गुस्सा मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सोचा है कि आज हम आलू मटर वाले चावल बनाकर चिड़िया के घर लेकर जाएंगे, फिर ही चिड़िया मुझे माफ करेगी। जाओ बादल जी, घर में आलू मटर चावल बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी से लेकर आओ। ठीक है बिजली, मैं अभी लाता हूँ। फिर बादल का बाप आता है और वो पूरा सामान लेकर आता है। बिजली का भी रसोई में आलू मटर वाले चावल बनाती है। बिजली का भी जो हंडिया चिड़िया के घर से चुरा कर लाई थी, उसी में आलू मटर वाले चावल डालकर चिड़िया के घर जाती है। बिजली, ये क्या है और तुम मेरे घर क्यों आई हो? बिजली का भी रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, भूख के कारण मैं तुम्हारे सारे चावल चुरा कर ले गई। जरा देखो तो, आज मैं अपने पंखों से तुम्हारे लिए ये चावल बना कर लाई हूँ। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ बिजली बहन, क्या तुम अब मुझे रुलाओगी? फिर मानो चिड़िया उस हंडिया में से एक प्लेट चावलों की ले लेती है और बाकी हंडिया बिजली कवि को दे देती है। बिजली कवि वो हंडिया दोबारा अपने घर ले जाती है। ऐसे बिजली कवि और मानो चिड़िया में फिर से सुलह हो जाती है। तेज बारिश में वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है, अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कवि रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती, बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला, चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। काको, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कवि दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कवि बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कवि को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी कवि भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है।
चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है, तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी काफी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल, बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो, सोने भी नहीं देती? वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कव्वे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली, ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कव्वों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कवि फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कव्वी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कव्वे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कवि को बता देती है। बेटी, ये कव्वे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कव्वों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कव्वे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कव्वा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कव्वों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कव्वे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है,
हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है, शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है, अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की, ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के, अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है, पता है मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कौवा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया, अब हम बादल कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो, लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो, हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों,
ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा। ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बादल कौवा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कौवा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कौवी और बादल कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है। बादल जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से बादल कौवे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल और सब्जियां भी नहीं खा सकता था। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और कौवी, कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली कौवी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं। और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कौवी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कौवी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली कौवी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल।
कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली काफी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली काफी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते। हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उग आया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली काफी के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और काफी, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली का भी बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। बिजली काफी और बादल काफी का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते।
चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना न करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी, बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सभी पक्षी मर जाएंगे। बिजली बहन और बादल भैया, कृपया करो और हमें थोड़ा भोजन दे दो। वैसे भी कुछ दिनों में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के कारण हमारे जंगल में सूखा भी चला जाएगा। बारिश के बाद तो हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। नहीं चिड़िया, तुमने सुना नहीं कि बिजली ने क्या कहा कि हम दोनों तुम्हें अपने खेत से एक दाना भी नहीं देने वाले। अब चली जाओ, वरना मैं और मेरी पत्नी तुम्हें मिलकर मारेंगे। बादल कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्या कौवों ने भोजन दिया? हाँ चिड़िया बहन, बताओ, तुम चुप क्यों हो? नहीं दोस्तों, नहीं दिया उन्होंने हमें भोजन। वो कौवे बहुत बुरे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो कौवे कभी भी हमें भोजन नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था, वो कौवे बहुत दुष्ट है। दोस्तों, अब तो हमारे पास एक ही हल है कि हम सब ये जंगल छोड़कर अपने साथ वाले जंगल में चले जाएं, क्योंकि उस जंगल में अभी सूखे का मौसम नहीं आया है। अभी तो उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस लौट आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसलिए उन सभी पक्षियों को कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कौवे तो बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि इस बारिश के कारण उनकी फसलें और भी बढ़ जाएंगी। जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन